Hello everyone, a very good evening. So let us continue our discussion on sets. अभी तक set theory में हम देख चुके हैं that what is a set? A set is a well defined collection of objects. ऐसे objects का collection जिनमें एक common characteristic property हो ताकि हम कह सके कि कोई तीसरा object इस set में आता है या नहीं, उसी को हम set कहते हैं. हमने अलग अलग तरह के sets देखे. We saw when we say two sets are equal, when we say a set is finite, when we say it is infinite, power sets देखा, subset का concept देखा. So we have seen lots of concepts in sets now. Next what we have to see is we have to see the logical connection between two sets. एक बात समझिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट हमेशा एक ही सेट में हो, वो दो सेट्स में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वन इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स इन द वर्ड अल्फाबेट. ओके, एक तो है सेट उन वर्ड्स का, उन लेटर्स का जो अल्फाबेट में आते हो. ओके, और एक सेट है उन लेटर्स का, लेटर से जो वर्ड लॉयल में आते हो. सो आई कैन सी कि एक ऐसा अल्फाबेट है जो दोनों में कॉमन हो, और मैं कह दूं एक सेट है जिनमें अल्फाबेट्स है वर्ड एलिफेंट के. सो ए और ई इन दोनों में कॉमन है और ए इन दोनों में कॉमन है. सो बेसिकली वी अंडरस्टैंड कि हमेशा सेट्स के बीच में कुछ कलेक्शन होता है, एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं कर सकता. ओके, बट देयर कैन बी सम कनेक्शन बिटवीन सेट्स. सो नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन सेट्स एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैट कनेक्शन बिटवीन सेट्स. और इन्हीं सबको वी आर गोइंग टू स्टडी इन द दिस टॉपिक व्हिच इज वेन डायग्राम. So the next very important topic that we guys would be discussing is Venn diagram. Now talking about Venn diagram, it's not a mathematical concept. यहाँ पे कोई ज़्यादा mathematical calculation नहीं. It's more of a logical concept that we are going to study. In fact, Venn diagram का development ही it was developed by an English logician called John Venn. So English logician named John Venn has developed the concept of Venn diagram. So you can understand it is more of a logical concept rather than a mathematical one. In fact, आप aptitude के question solve करेंगे तो you will see Venn diagram and set theory is a concept that is even discussed there. Because इसकी help से काफी सारे logical और aptitude के problems भी बहुत easily solve होते हैं. Okay? Now let us study about Venn diagram. In fact, Venn diagram पढ़ाने के भी पहले मैं आपको एक और टर्म से एक्वेंटेड करवाना चाहती हूँ, वो है यूनिवर्सल सेट. पहले मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट एंड देन वी विल स्टडी अबाउट वेन डायग्राम. बिकॉज वेन डायग्राम जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट बनाने और आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता पड़ेगी. ओके, नाउ व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट? सो यूनिवर्सल सेट is a collection of all the objects in a particular context. Okay, it is collection, or I'll say collection set of all the objects in a particular context. एक कॉन्टेक्स्ट में जब हम सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ले लेते हैं तो उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं. आई अंडरस्टैंड कि इस डेफिनेशन से आपको यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा. सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स और उसके थ्रू लेट अस आइडेंटिफाई व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट. ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल. लेट अस से मेरे पास एक सेट ए है विच इज एनिमल्स विच हैव two legs. Okay, okay, I have a different set B which is animals which can fly. Okay, I have a different set C which is animals which can swim. अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about animals, different type of animals. First type of animals is animals which have two legs. The second type of animals is which can fly. और तीसरे ऐसे animals जो तैर सकते हो, which can swim. So context क्या है? इस वक्त हम जिस context में बात कर रहे हैं वो है animals. Okay? और we have a collection of set containing all the objects in a particular set.
अब हमें यहाँ पे एक ऐसा सेट आइडेंटिफाई करना है जो ए, बी और सी के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता हो, या फिर मैं ऐसा कहूँ एक ऐसा सेट जो ए, बी और सी का सुपर सेट हो, या फिर ए, बी और सी जिसके सब सेट हो। ओके, ऐसा सेट बताइए जो ए, बी और सी के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता हो। सो आई विल से इन दिस केस आई कैन से माय यूनिवर्सल सेट वुड बी, यहां लिखती हूं, इन दिस केस माय यूनिवर्सल सेट वुड बी collection of all animals on earth. So when I say it is a collection of all animals on earth, so it will be including animals which have two legs, animals which can fly and animals which can swim. So हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे? एनिमल्स के। उस कॉन्टेक्स्ट में हमने एक ऐसा सेट आइडेंटिफाई करा जो इस कॉन्टेक्स्ट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता हो, तो वो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। वन मोर थिंग, यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर ए यूनिवर्सल सेट। पावर सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? पी ऑफ ए से। सो पावर सेट ऑफ ए यूज्ड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ ए। यूनिवर्सल सेट के लिए वी हैव कैपिटल यू। नाउ लेट अस सी वन थिंग फ्रॉम here I can say A is a subset of U. Animals which have two legs is a subset of all the animals existing on earth. Similarly, B is even a subset of U and C is even a subset of U. Perfect. Is this clear? Let us take one more example. Let me say I have a set P which has alphabets in word octopus. Okay, I have a different set B which is vowels of English. Okay, I have a different set C, let us say consonants in English alphabet. ओके, अब आप मुझे बताइए कि P, Q और R का सुपर सेट क्या होगा, या फिर इन कॉन्टेक्स्ट में हम यूनिवर्सल सेट क्या लेंगे। अब कॉन्टेक्स्ट समझिए, हम सभी जगह पे अल्फाबेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अल्फाबेट्स इन इंग्लिश इन वर्ड ऑक्टोपस, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट इज अल्फाबेट्स। सो हमारे यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होना चाहिए जो इन सभी को कंटेन करे, इसके भी एलिमेंट्स, इसके भी एलिमेंट्स और इसके भी एलिमेंट्स को कंटेन करता, मिनिमम इनको तो कंटेन करे। सो आई विल से माय यूनिवर्सल सेट कैन बी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। सो अगर मेरे पास सारे ही अल्फाबेट्स आ जाए इंग्लिश के, तो ये सब तो उसके सबसेट होने ही हैं। सो इन दिस केस माय यूनिवर्सल सेट विल बी ऑल द अल्फाबेट्स दैट एग्जिस्ट इन English. Got it? Similarly, let us take some other example. मैं कहती हूँ my A is a set of students studying in class 11th. My B is a set of students, all the girls in the school. My C is a set of students appearing for 10th board examinations. And my D is a set for students appearing in 12th board examination. इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या ले लूंगी? ऐसा सेट जो इन सभी सेट्स को कंटेन करता हो। सो इन केस दिस केस मैं यूनिवर्सल सेट ले लूंगी सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन स्कूल। सो ए बी सी डी क्या हो जाएंगे? उसके सबसेट। सो क्या यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ये डेफिनेशन क्लियर होगी। इट इज अ कलेक्शन सेट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम बात कर रहे हैं उसमें सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन ले लो तो उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट की कॉन्सेप्ट क्लियर है? Perfectly clear. Now let us understand the concept of Venn diagram. Okay. So next, let us discuss about Venn diagram. Now, talking about Venn diagram, it is a way of representing logical relation between collection of sets. So पहले definition लिखते हैं, फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं. A way, ऐसे pictorial way of representing
लॉजिकल रिलेशन between collection of finite number of sets. What is Venn diagram? A Venn diagram is a way of representing logical relation between collection of finite number of sets. So what they are saying is, let us say हमारे पास 3 sets हो A, B और C. अब इन 3 सेट्स के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है, उस रिलेशन को, उस लॉजिकल रिलेशन को जो इन 3 सेट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, उसको रिप्रेजेंट हम वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं. और वेन डायग्राम के थ्रू भी ट्राई टू पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट इट. लेट अस डू वन थिंग, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सो दे से इन the month of June, okay, in the month of June there were 15 rainy days. Okay, in the month of June there were 15 rainy days, 20 windy days. Okay, in the month of June what we are getting is 15 rainy days, and let me say not 20, 12, okay, 20. In the month of June there were 15 rainy days, 20 windy days, and still 10 days without rain and wind. Okay, so what they are telling is, in the month of June, जून के महीने में there were 15 rainy days. ऐसे 15 दिन थे जिस दिन बारिश आई, ऐसे 20 days थे जिस दिन हवा चली, but out still there were 10 days on which there was neither rain nor wind. Getting it? So what they are telling is, जून के महीने में there were 15 days जिस दिन बारिश आई, there were 20 days जिस दिन wind चली, but despite of this there are 10 days when it didn't rain and there was no wind. अब पहले तो मुझे ये बताइए कि जून में कितने दिन होते हैं. So we know the month of June has in total 30 days. We understand this. The month of June in total has in total 30 days. Out of this, in these 30 days, 15 days when it rained, 20 days when there was wind, and 10 days when there were no rain and no wind. Now let us do one thing. Let us say we have a set A, days, I will say rainy days. Set A has those days which were rainy days. Okay. B is the set of windy days. Okay. And C, okay, let us just take two sets, A of rainy days and B of windy days. अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इस चीज से एक चीज तो समझ में आ रही है. See what is the total? We have 15 plus 20, 35 and 35 and 10, 45. But the total number of days is just 30. So कुछ दिन ऐसे रहे होंगे जिस दिन बारिश भी आई होगी और जिस दिन हवा भी चली होगी. So कुछ कॉमन डेज तो पक्का रहे होंगे. ओके, अब हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो वेन डायग्राम ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट आइडेंटिफाई करेंगे. सो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, देखिए हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेज ऑफ मंथ ऑफ जून. ओके, रेनी डेज इन जून, दैट इज माई सेट ए, and windy days in June, that is my set B. So basically we are talking about the days in the month of June. यही हमारा context है. So universal set क्या हो जाएगा, इस केस में मेरा universal set हो जाएगा days in June. ठीक है, ये मेरा universal set हो जाएगा. अब जब इसका Venn diagram ड्रॉ करते हैं तो Venn diagram ड्रॉ करने में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हम universal set को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये हो गया मेरा
universal set. इसको I'll represent with the help of a rectangle. Okay, this is my universal set U. इसे भी represent with the help of a rectangle. So rectangle is a way to represent universal set in case of Venn diagram. अब हम set A को represent करेंगे. Okay, so this is going to be my set A, which is days in rainy days in the month of June. This is my set A. अब हम सेट B को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज विंडी डेज इन जून. अब एक बात समझिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट से क्लियर है कि कुछ दिन तो पक्का ऐसे रहे जिस दिन बारिश भी आई और जिस दिन हवा भी चली. देयर वर सम डेज व्हिच वर बोथ रेनी एंड बोथ वर विंडी. मतलब कुछ दिन ऐसे हैं जो A में भी आएंगे और जो B में भी आएंगे. इसीलिए मुझे इन दोनों को इस तरीके से दिखाना पड़ेगा. सो नाउ व्हाट इज देयर, ये जो एरिया है जो A और B दोनों में कॉमन है, ये वो दिन है जिस दिन बारिश भी आई और जिस दिन हवा भी चली. कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिए और क्लियरली समझाती हूँ. मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी लेट अस से सेट A है, वी आर मेजरिंग द डेज ऑफ जून. ओके, सो आई विल से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से लेकर लेट अस अज्यूम 15 जून तक, 1st और 15 जून इट वाज रेनी. ओके, now 20 days were windy, but I understand कि we are just left with more 15 days now in the month of June. और ये तो कह रहे कि 20 windy days थे. इसका मतलब कि कुछ दिन ऐसे रहे होंगे जिस दिन बारिश भी आई होगी और जिस दिन हवा भी चली होगी. So let us say, I say 2nd, 3rd, 4th, 5th and then let us say till 20 and बीच में कुछ elements were the days when it was windy. Okay, clear है? Or let me say it this way, let me say till 5, 6, 7 till 25 were the days it was windy. Okay, this is set B. Now आप समझिए. So मैं देखती हूँ 5 से लेकर की 15 तक वाले एलिमेंट्स डेज सेट A में भी है और सेट B में भी है. तो दीज आर द कॉमन डेज बिटवीन सेट A एंड B और इसी को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे. ये वो एलिमेंट्स है जो सेट A में भी आ रहे हैं और सेट B में भी आ रहे हैं. ओके, नाउ अब कुछ ऐसे भी दिन हैं जब बारिश भी नहीं आई थी और हवा भी नहीं चली थी. सो विच मीन्स ये वो दिन होंगे जिस दिन बारिश भी नहीं आई और जिस दिन हवा भी नहीं चली. बिकॉज ये वाले दिन ना तो सेट A में आते हैं और ना ही सेट B में आते हैं. लेट अस रिड्यूस दिस नंबर टू 5. ओके, जस्ट सो दैट वी कैन सैटिस्फाई द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ इट. ओके, सो वी हैव 5 days विदाउट रेन एंड विदाउट विंड. सो ये वो दिन है जो मैंने पर्पल में शेड किए हैं. ये यूनिवर्सल सेट में तो आते हैं, मतलब दीज आर द डेज इन द मंथ ऑफ जून. बट ये सेट A और सेट B दोनों में नहीं आ रहे, मतलब न इन दिनों में बारिश हुई थी और न ही इन दोनों में हवा चली थी. ओके, अब देखिए सेट A में कितने दिन हैं? 15. सेट B में कितने दिन हैं? 20. ओके, एंड लेट अस से A और B और यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं? 5. सो लेट मी राइट सेट A हैज 15, set B has 20 and elements which are neither in A nor in B are 5. अब इन सबको मिलके क्या बनना चाहिए? यूनिवर्सल सेट. हम समझते हैं. ओके, सो लेट मी डू वन थिंग. लेट मी से दिस एरिया ओवर हियर, लेट मी redraw the diagram once again. Where should I draw the diagram? क्या मैं ऊपर का इरेज कर दूं? ओके, okay, let us redraw this diagram once. So this is my universal set. Okay, अब देखिए
in this diagram, let us say this area is A. इतने एरिया को मैं A कहती हूँ, ठीक है. Let me say this area over here is B. Okay, and let us say this area in, okay, let me shade it this way, is C. ठीक है, ये बीच वाला एरिया है C and all the area remaining outside is D. Now what is A plus B plus C plus D? A plus B plus C plus D combinedly forms our universal set. Okay, and how many days are there in the universal set? 30. We know there are 30 days in the month of June. Okay, now A plus C, we know A plus C is what? A plus C are the elements in set A, and we know there were 15 rainy days. So A plus C is 15. Similarly, C plus B we know is again 20, because B plus C मिलके बनाते हैं हमारा सेट B and it is windy days. इस डायग्राम को इस डायग्राम के साथ कंपेयर कर दिया जाएगा. देखिए, A plus C forms our set A, that is the total number of rainy days. Okay, B plus C forms the set B, total number of windy days. अब देखिए, and we know what is D. D is all those days in वहाँ पे ना तो बारिश आई और ना ही हवा चली, तो D is 5. Okay, let me say this is 1, 2, 3, 4. Now 2 plus 3 plus 4 gives us what? I get A plus B plus twice of C plus D is nothing but 15, 20, 40. Okay, and I know A plus B plus C plus D is 30, right? Correct. So what I get from here is C is equals to 10. So यहाँ पे this C is 10, which means there were 10 days here जिस दिन हवा भी चली थी और जिस दिन बारिश भी आई थी. So I can know, now I know is there were 10 days when it was raining and it was windy, which means there were just only 5 days जिस दिन सिर्फ बारिश आई थी और ऐसे 10 दिन थे जिस दिन सिर्फ हवा चली थी, और इसलिए ऐसे 5 दिन बचे जिस दिन हवा भी नहीं चली और बारिश भी नहीं आई. सो यानी सीइंग द पावर ऑफ वेन डायग्राम इस तरीके से रिप्रेजेंट करके हमने इस सिचुएशन को कितनी आसानी से समझ लिया. क्लियर है सभी को किस तरीके से हमने इस पूरी सिचुएशन को डायग्राम के थ्रू सॉल्व किया. सी वापस से समझाऊं, देखिए इस स्टेटमेंट को पढ़िए. इन द मंथ ऑफ जून देयर वर 15 डेज रेनी डेज, 20 विंडी डेज एंड स्टिल 5 डेज विदाउट रेन एंड विंड. तो मंथ ऑफ जून में 15 दिन बारिश आई, 20 दिन हवा चली, पर इसके बाद भी ऐसे 5 दिन बचे जब न तो बारिश आई और न तो हवा चली. अब हम बिना ऐसे ही सोचे तो वी नो कि मंथ ऑफ जून में 30 दिन होते हैं, बट दिस सम इज इटसेल्फ 40 डेज. तो मतलब लॉजिकल है कि कुछ दिन तो ऐसे रहने ही पड़े होंगे जिस दिन बारिश भी चलेगी और जिस दिन हवा भी आएगी. अब हमने इसका वेन डायग्राम बनाया. वेन डायग्राम में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं एक रेक्टेंगल के थ्रू. इस केस में क्योंकि वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ जून, सो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या था, डेज इन द मंथ ऑफ जून. फिर हमने ए और बी को सर्कल के फॉर्म में बनाया. ठीक है, सेट्स को हम सर्कल के फॉर्म में बनाते हैं सेट डायग्राम में. ए इज द रेनी डेज इन जून, बी इज द सेट ऑफ विंडी डेज इन जून. सो हमने ए बनाया और ए और बी के इंटरसेक्शन, एक बी बनाया और ए और बी को इंटरसेक्ट कराया, क्योंकि कुछ दिन ऐसे थे जिस दिन बारिश भी आई और जिस दिन हवा भी चली. और ऐसे एलिमेंट जो ए और बी में नहीं आए वो कौन से दिन थे, जो यूनिवर्सल सेट में थे पर ए और बी में नहीं थे. मतलब ना उस दिन हवा चली ना उस दिन बारिश आई.
फिर तो यहाँ हमने सिंपल मैथमेटिक्स लगाया एंड वी कुड फाइंड द डेज जिस दिन सिर्फ बारिश आई, जिस दिन सिर्फ हवा चली और जिस दिन बारिश और हवा दोनों चली। ओके, ये क्लियर है कि किस तरह से वेन डायग्राम कितना यूजफुल होता है सिचुएशंस को इजीली एनालाइज करने में। एक और एग्जांपल के थ्रू इसी सिचुएशन को समझते हैं, वेन डायग्राम को समझते हैं। नाउ लेट अस से टेक एन एग्जांपल। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एग्जाम्पल लिखिए, in a school of 100 students. So we have a school of 100 students. In that school there are 50 students who have taken indoor sports. 50 बच्चों ने indoor sports लिया है and there are 70 students who have taken outdoor sports. Okay, and there are 20 students who do not play any sports, neither indoor nor outdoor. Okay. And we have to analyze this complete situation. Okay, so in a school of 100 students, 50 have taken indoor sports. Okay, 70 have taken outdoor sports and 20 neither indoor, or I say no sports, neither indoor nor outdoor sports, no sports. ठीक है, अब हमें इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करना है। अब देखिए 50 plus 70, 120 and 140, which means यहाँ से तो टोटल हमको 140 स्टूडेंट्स मिल रहे हैं एंड वी नो द स्कूल हैज जस्ट 100 स्टूडेंट्स। सो पक्का अब भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स दोनों लिया होगा, पक्की बात है। सो लेट अस डू द सेम थिंग, लेट अस एनालाइज दिस सिचुएशन। पहले इसका यूनिवर्सल सेट बता दीजिए। देखिए, वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, स्टूडेंट्स विद इंडोर स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स विद आउटडोर स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स विद नो स्पोर्ट्स। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्टूडेंट्स इन द स्कूल। सो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स इन अ स्कूल विच इज दिस। सो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, स्टूडेंट स्टडिंग इन द स्कूल। और यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक रेक्टेंगल से। सो मैं इस रेक्टेंगल में हमारा यूनिवर्सल सेट बनाऊंगी और मेरे यूनिवर्सल सेट में है 100 स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज माय यूनिवर्सल सेट बिकॉज हम इन 100 स्टूडेंट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस टेक दिस सेट ए, स्टूडेंट्स टेकिंग इंडोर स्पोर्ट्स एंड स्टूडेंट्स टेकिंग आउटडोर स्पोर्ट्स एज सेट बी। और पक्का है कि कुछ स्टूडेंट्स ने दोनों चीजें ले रखी है। सो लेट मी से दिस इज माय सेट ए, students with indoor sports. This is my set B, the students with outdoor sports, A and B. और हमने A और B को इंटरसेक्ट क्यों कराया? Because from here we know कुछ स्टूडेंट्स ने दोनों ले रखा होगा। ओके, एंड देयर आर 20 स्टूडेंट्स जो न ही A में आते हैं और न ही B में आते हैं, बट यूनिवर्सल सेट में तो आते हैं। So there are 20 students here. Okay, so again let us say this area is A. Let me say this area is B, and let us say this area over here is C. और जो एरिया बाहर है, दिस वन लेट अस से इट इज D. So this area outside the two sets is D. Okay, the same way of analysis, we know A plus B plus C plus D is our universal set and which has 100 elements present in it. A plus C is my set A which has 50 elements present in it, 50 students in it.
B plus C इसमें set B of students with outdoor sports and they had 70 students and D are the students जिन्होंने indoor और outdoor sports दोनों नहीं लिया, ऐसे students हैं 20. So from here see A plus B plus twice C plus D I'll get as 140 and A plus B plus C plus D is 100. So we will get C as 40. Which means 40 बच्चे ऐसे हैं जो इंडोर स्पोर्ट्स भी खेलते हैं और आउटडोर स्पोर्ट्स भी खेलते हैं. सो वी हैव 40 स्टूडेंट्स विच प्ले बोथ इंडोर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर स्पोर्ट्स. इसका मतलब सिर्फ 10 ही बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इंडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं और सिर्फ 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं, सिर्फ आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं एंड 20 स्टूडेंट्स प्ले नो स्पोर्ट्स एट ऑल, नीदर इंडोर नॉर आउटडोर. कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. यहां पे कोई डाउट हो तो बताइए. देखिए एक और एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से इसे समझाती हूं एक बार फिर से. लेट अस टेक द सेम एग्जाम्पल जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे. ए इज द सेट ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स दैट अपीयर इन द वर्ड लॉयल. लेट अस से अल्फाबेट ओनली. सो अल्फाबेट में आते हैं A L P H A B E T. Okay, this is the set of all the letters that appears in the word alphabet. Okay, and let me say B is the set of all the letters that appear in the word elephant. E L E P H A N T. अब इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? ऑल अल्फाबेट्स. ठीक है. अब मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगी तो ये तो मेरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा रेक्टेंगल में. ओके, दिस रेक्टेंगल ओवर हियर विल बी माय यूनिवर्सल सेट. ओके, A be the set of letters in the word alphabet. Okay, A होल अल्फाबेट लेटर्स है जो अल्फाबेट में अपेयर करते हैं और B वो लेटर्स हैं जो एलिफेंट में अपेयर करते हैं. अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या क्या है. A L P H एंड T. सो इस इंटरसेक्शन में क्या क्या आएगा? A L P H और E. यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फाबेट, यहाँ पे अल्फाबेट्स आएंगे B और T और यहाँ पे अल्फाबेट्स आएंगे N एंड T. इनफैक्ट T इज इवन कॉमन. सो T भी यहाँ आएगा, यहाँ पे सिर्फ B आएगा और यहाँ पे सिर्फ N आएगा और बाकी सारे अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश जो इनमें अपेयर नहीं होते वो यहाँ पर बाहर आएंगे. फॉर एग्जाम्पल M, C, B, S एंड ऑल सच अल्फाबेट्स जो इंग्लिश अल्फाबेट्स में है बट इन दोनों में अपेयर नहीं होते वो बाहर आएंगे. सो नाउ इज इट क्लियर कि किस तरह से हम वेन डायग्राम में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर है वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, व्हाट इज द एसेंस ऑफ वेन डायग्राम, किस तरीके से एनालाइज करते हैं. इज ऑल दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज ऑपरेशंस ऑन वेन डायग्राम.